नियम 2 ही है और परिभाषा नंबर 26। इसमें लिख दो आवर्तक। आवर्तक आवर्तक व्यय, रिकरिंग एक्सपेंसेज, आवर्तक व्यय। अब देखो, इसमें आपको जब अनावर्तक आता है तो आवर्तक अपने आप आ गया। निश्चित समय सीमा पर, निश्चित समय पर, निश्चित एक निर्धारित समय पर हर बार करना पड़े। एक लिखो, एक निर्धारित समय पर जो खर्चा हर बार करना पड़ता है उसे, जो खर्चा हर बार करना पड़ता है उसे आवर्तक व्यय कहते हैं। अर्थात प्रति माह, अर्थात प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रतिदिन किए जाने वाले खर्चे। सरकार में भी प्रतिदिन कुछ खर्चे होते हैं, हर महीने तो होते ही हैं। घर में भी प्रतिदिन खर्चे होते हैं। डेली रोजिना दूध लाना पड़ता है, सब्जी, क्योंकि डेली अपन ताज़ा सब्जी काम में लेना चाहते हैं। आजकल परंपरा क्या चल गई, 7 दिन का एक साथ खरीद लाओ और फ्रिज में रख दो, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। आप डेली ताज़ा लाओ। फ्रिज में रखी हुई सब्जी भी अपने मन में ताज़ा है, लेकिन वो कभी भी ताज़ा नहीं है। अब उसके बाद नियम 2 का 27। क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय रीजनल ऑफिसर है, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी। अपन ने 2 पढ़े, विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष। ये पहली बार सुना, ठीक है ना? तो अब ध्यान से सुनो। कहता है कि विभागाध्यक्ष के नीचे और कार्यालय अध्यक्ष से ऊपर, विभागाध्यक्ष से तो नीचे और कार्यालय अध्यक्ष से ऊपर, कुछ कार्यालयों पर जो अपना नियंत्रण रखता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय अधिकारी कहते हैं। जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट पर एक संभाग आयुक्त होता है, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, वो हेड ऑफ द ऑफिस से भी ऊपर है, कलेक्टर से भी ऊपर है, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से नीचे है। उसके अंडर में 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विभागाध्यक्ष के नीचे और कार्यालय अध्यक्ष के ऊपर ऐसा अधिकारी जो कुछ कार्यालयों पर अपना नियंत्रण रखता है उसे क्षेत्रीय अधिकारी कहते हैं। तो इसमें लिखो, विभागाध्यक्ष से नीचे, विभागाध्यक्ष से नीचे और कार्यालय अध्यक्ष से ऊपर कुछ कार्यालयों पर अपना नियंत्रण रखता है, कुछ कार्यालयों पर,
अपना नियंत्रण रखता है उसे क्षेत्रीय अधिकारी कहते हैं। उसे क्षेत्रीय अधिकारी कहते हैं। अब उसके बाद 2 का 28 नियम 2 और 28वीं परिभाषा, इसमें लिखो अधीनस्थ अधिकारी। अधीनस्थ अधिकारी देखो ध्यान से सुनना। अपन क्या करते हैं, या जो भी जितनी भी कोचिंग में पढ़ाते हैं, सब जो भी जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल की जो टेक्स्ट बुक है बाकायदा 1000-1500 पेज की आती है, उसको पढ़ करके पढ़ाते हैं या कोई गाइड से पढ़ा देते हैं। लेकिन वो अपना एक भाषण दे करके और रवाना हो जाते हैं और आपको नोट्स बांट देते हैं। वहां परीक्षा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उस प्रश्न का जवाब देने के लिए सक्षम हो, ऐसी तैयारी करने की इच्छा कोई नहीं रखता है। एक इच्छा रखता है कि जो पढ़ाने वाला तो मैं सिलेबस कवर करूं और मालिक को कह दूं कि मेरा कोर्स पूरा हो गया, पैसे दे। मालिक कोचिंग का ये चाहता है कि हम बैच पूरा करें, लड़के से फीस ले लें, दूसरा बैच बैठाएं। ये जो एक अंदर जो साध्य और साधना पवित्र जो होता है पढ़ना और पढ़ाने का, ये भावना कि हम जो पढ़ाने के बाद मेरा स्टूडेंट हर बात का जवाब दे। तो मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से सक्षम प्राधिकारी कौन है। चीफ सेक्रेटरी, विभागाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही अन्य अधिकारियों को अधिकार दिए जाते हैं किसी काम को करने के लिए। तो जो राज्यपाल के द्वारा जिन लोगों को या अधिकारियों को अधिकार दिए जाते हैं, वो सारे अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी। ऊपर का अधिकारी तो राज्यपाल ही है, उसके बाद जितने भी अधिकारी हैं वो सब क्या हैं, अधीनस्थ अधिकारी। तो इसमें लिखो सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल को माना गया है। सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल को माना गया है और राज्यपाल के अधीन जो भी अधिकारी हैं या जिनको राज्यपाल के द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं, या जिनको राज्यपाल के द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित डेलीगेट अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं, वे अधीनस्थ अधिकारी कहलाते हैं। अब देखो बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे, इनमें से अधीनस्थ अधिकारी है तो कह दिया वाणिज्य कर
विभाग का आयुक्त, आबकारी विभाग का आयुक्त और निदेशक कोष एवं लेखा, और डी में कह दिया उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सब राज्यपाल से नीचे। क्लियर? अब उसके बाद 2 का 28 है 29, 2 का 29, नियम 2 का 29। हाँ जी, कोषागार, ट्रेजरी, कोषागार, कोषागार, ट्रेजरी, सुना हो ना ट्रेजरी ऑफिस? अब देखो सुनो, कहता है कि हर जिले में या सुविधाजनक स्थान पर, हर जिले में या सुविधाजनक स्थान पर राज्य सरकार अपने राजस्व को एकत्रित करने और भुगतान करने का एक निश्चित कार्यालय होता है, उसको ही क्या कहा जाता है? कोषागार कहा जाता है। सरकार के डिस्ट्रिक्ट वाइज रेवेन्यू को कलेक्शन जहां किया जाए और उस रेवेन्यू में से संचित निधि में से खर्चों का जहां भुगतान की व्यवस्था की जाए, हिसाब किताब रखा जाए, उस निश्चित स्थान को क्या कह देते हैं? कोषागार या ट्रेजरी कहते हैं। राजस्थान में ये जो नए 19 जिले बनाए, इनके पहले की कहता हूं, क्योंकि अभी फाइनल 19 जिले नहीं हुए हैं, कहाँ कुछ OSD या कुछ बैठाए गए हैं। तो हर जिले में कम से कम एक कोषागार होता है, जहां जरूरत होती है वो ज्यादा भी हो सकते। वर्तमान में 41 ट्रेजरी ऑफिस हैं, 5 जयपुर में हैं और 2 अजमेर, 2 जोधपुर और 2 उदयपुर, 6 ये हो गए, 6 5 11। एक दिल्ली में, जिसको पेंड अकाउंट्स, राज्य सरकार के वहाँ जो भी ऑफिस हैं उनका पेमेंट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए एक ऑफिस है, उसको वहाँ वेतन एवं लेखा कार्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोसीजर पर नाम रख रखा है। तो एक वहाँ ट्रेजरी है। उसके बाद 29 जिले बाकी रह गए, जो 33 हैं उनमें से 4 तो ये आ गए। तो इस प्रकार से 41 अपने कोषागार वर्तमान में हैं। 19 को और जब हो जाएंगे तो ये 60 हो जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसमें लिखो राज्य सरकार के राजस्व को प्राप्त करने और सरकारी खर्चों के भुगतान करने के लिए, और सरकारी खर्चों के भुगतान करने के लिए, और सरकारी खर्चों के भुगतान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कार्यालय खोला गया है, जिसे कोषागार कहते हैं। सरकार अपनी सुविधा के लिए एक जिले में एक से अधिक कार्यालय भी खोल सकती है।
एक से अधिक कार्यालय भी खोल सकती है, कोषागार सॉरी, एक से अधिक कोषागार भी खोल सकती है। वर्तमान में राजस्थान में 41 कोषागार 41 कोषागार कार्यालय हैं। दो का 29 हो गया। अब लिखो 2 का 30। कोषागार नियम, ट्रेजरी रूल्स, कोषागार नियम। इसमें एक लाइन लिख लो, कोषागार में राशि जमा कराने, कोषागार में राशि जमा कराने और राशि की निकासी के लिए, निकासी का मतलब निकाल के लिए, निकासी के लिए बनाए गए नियमों को ही कोषागार में राशि जमा कराने और निकासी के लिए बनाए गए नियमों को ही कोषागार नियम कहते हैं। अब उसके बाद दो का 31, 231, 2 का 31। इसमें लिखो ई पेमेंट, ई पेमेंट ई पेमेंट यह है 2 का कौन सा 31वां। एक आएगा 2 का 32, इलेक्ट्रो पेमेंट। एक आएगा 2 का 33, ई ग्रास। एक आएगा 2 का 34, ई नीलामी। ई ऑक्शन। ये जो ई पेमेंट
और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ई पेमेंट में क्या कहता है, सुनो। ई पेमेंट में ये कहता है कि राज्य सरकार के खाते से पैसा डेबिट होकर के और दावेदार के खाते में क्रेडिट हो जाए। सरकारी कर्मचारी के खाते में पैसा, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें सरकारी कर्मचारी के खाते में पैसा क्रेडिट हो जाए और सरकार के खाते में डेबिट हो जाए, ऐसा जो नेट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चला है आजकल, उसको क्या कहते हैं अपने, ई पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में जो जमा करता है उसके खाते को डेबिट करते हैं बैंक में, और बैंक के द्वारा ही सरकार के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। जो रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से हो जाती है, और ई पेमेंट से सरकार के खाते से पेमेंट चला जाता है। ई ग्रास का मतलब ये है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये जो अपन कहते हैं, ये डबल आर है, गवर्नमेंट ई ग्रास। तो ये बात यहाँ कहता है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम है, कि सारा जो रेवेन्यू प्राप्त किया जाता है वो सारा कंप्यूटर सिस्टम पर ही उसका अकाउंट बन जाता है, तो उसको अपन कहते हैं ई ग्रास। तो पिछली बार इसका वो पूछा था, एब्रीविएशन पूछ लिया था परीक्षा में, ई ग्रास से तात्पर्य है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये अपने को उसमें समझाना था, तो ऐसे ही अपने से पूछा जाता है। फिर लास्ट नंबर केवल ये कह देता है ई नीलामी। ई नीलामी का क्या मतलब है, कहता है कि नीलाम करता और नीलाम की बोली दाता दोनों आमने सामने नहीं होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। वो अपने घर पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे अपनी बोली लगाता है, और इधर बोली सरकार का जो नीलाम करता है वो अपने कंप्यूटर पे मिनिमम राशि छोड़ देता है कि कम से कम ये अब आगे बढ़े सो पावे। तो आप अपने कंप्यूटर पे, दूसरा अपने कंप्यूटर पे या कोई अपनी मोबाइल पे जैसे भी है वो बिड छोड़ता जाता है, और उसी जहां लास्ट सबसे ज़्यादा आ जाता है, सरकार को लगता है कि फाइनल हो गया, तो नीलामी ऑफिसर वहीं ओके करके उसको वो बोली छोड़ देता है। तो उसको क्या कहते हैं अपन, ई नीलामी कह देते हैं। तो अब लिखो, सबसे पहले अपन कहते हैं ई पेमेंट। तो इसमें लिखो ऐसा सिस्टम या प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार के खाते से राशि डेबिट होकर के प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट कर दी जावे, प्राप्तकर्ता के खाते में जमा कर दी जावे, ऐसे सिस्टम को ई पेमेंट कहते हैं।
फिर लिखो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट 2 के 32। ऐसा नेट सिस्टम, ऐसा नेट सिस्टम जिसमें जमाकर्ता के खाते को, जिसमें जमाकर्ता के खाते को बैंक के द्वारा डेबिट किया जाता है, बैंक के द्वारा डेबिट किया जाता है, और सरकार के खाते को क्रेडिट किया जाता है। ई ग्रास, फिर कौन सा आ गया 2 का 33, ई ग्रास। इसमें लिख लो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ई ग्रास में, ई ग्रास में गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद ई ग्रास लिख लिया, इसके बाद लिखो ई नीलामी, ई नीलामी। ई नीलामी में लिखिए नीलामी का, नीलामी की एक ऐसी प्रक्रिया, नीलामी की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नीलामकर्ता अधिकारी और बोलीदाता, बोलीदाता का मतलब बोली लगाने वाला, नीलामकर्ता अधिकारी और बोलीदाता दोनों ही नेट सिस्टम पर नीलामी की प्रक्रिया को पूरी करते हैं, नीलामी की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। नीलामी की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ये अपने नियम 2 के 34 परिभाषाएं आज पढ़ ली हैं। अब यहां थोड़ा सा अपने 2 काम और करेंगे। इस चैप्टर में 4 नियम हैं। जो पहला टॉपिक है इसमें कितने नियम हैं? 4। पहला जो मैंने आपको बताया सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम क्या है, ये नियम 1 में बताया गया। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं। जो भी सरकारी अधिकारी होता है वो व्ययों को प्राप्त करने, राजस्व को प्राप्त करने, व्ययों का भुगतान करने में प्रक्रिया का पालन करने के लिए पालन करता है। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, ये नियम 1 में बताया। नियम 2 में अपने को 1 से लेकर के 34 परिभाषाएं बताई। तो अपन ने 34 परिभाषा पढ़ ली। नियम 3, अब लिखो नियम 3, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम का नियम 3। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति,
कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति।